इटर्नल्स वॉल्यूम 4 के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ड्रीमिंग सेलेस्टियल को और सर्सी को दोनों को ये पता चल जाता है कि कोई होर्ड का जासूस जो है वो एटलांटिया के अंदर यानी ओलंपिया के अंदर ही मौजूद है। और हमें ये बात पता चलती है कि दरअसल जोई जो कि थीना का बेटा होता है वो ही दरअसल एक किस्म का होस्ट होता है जो कि स्पाई की तरह होर्ड्स के लिए काम कर रहा होता है। और वहीं पे हम देखते हैं कि इन सब के बीच जब ये पता चलता है तो वो होर्ड्स जो होते हैं वो उसके बेटे यानी जॉय को मार डालते हैं। और अगले पल हम दूसरी तरफ ये देखते हैं कि एजेक जो है वो अपना बदला लेता है, मतलब वो शुरू से मक्कारी से जेलस था तो इसलिए वो गिलगामेश का इस्तेमाल करता है, मक्कारी की हड्डियां तोड़वाता है और आखिर में खुद अपने हाथों से उसको मार डालता है। और इस तरह उसके मारने से ड्रीमिंग सेलेस्टियल जो है वो मौत का गाना शुरू कर देता है। अब आगे और हम अटलांटिया के अंदर देखते हैं कि सर्सी पूछती है कि ज़ूरस आखिरकार ये हो क्या रहा है, ये तो हर जगह ही लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि हंड्रेड्स ऑफ इमरजेंसीज जो हैं एक साथ चल रही हैं लेकिन कोई रिस्पॉन्ड करने वाला नहीं है, ये किसी किस्म का कोई टेररिस्ट अटैक तो नहीं है। तो ज़ूरस बोलते हैं कि नहीं, ज़रा इन लोगों की तरफ देखो, ये तो तकरीबन सब मरे हुए लग रहे हैं। तो ज़ूरस बोलते हैं कि नहीं, ज़रा गौर से देखो सर्सी को देखो उनकी तरफ, उनमें से एक सांस ले रहा है और वो दूसरा वाला भी सांस ले रहा है, ऐसा लग रहा है ये लोग मरे नहीं हैं बल्कि ये लोग सो रहे हैं। तो वहीं पर सर्सी बोलती है कि एक मिनट, ज़रा सिस्टम ऐसी कोई वेवलेंथ डिटेक्ट करो जो कि क्लासिफिकेशन सेलेस्टियल से मिलती जुलती हो। तो वो कंप्यूटर बताता है कि हाँ बिल्कुल एक ऐसी ट्रांसवेव चल रही है जो कि इस पूरी दुनिया के अंदर यानी ओमनी डायरेक्शन है और वो इस वक्त फैली हुई है। तो सर्सी बोलती है कि ओमनी डायरेक्शनल से क्या मतलब, इस पूरे ग्लोब के ऊपर। तो कंप्यूटर बोलता है कि अफर्मेटिव, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। और वो बोलती है कि इन सारी चीज़ों को फिल्टर करो और इस फ्रीक्वेंसी के स्पेक्ट्रम को 300 किलोहर्ट्ज़ पे लेकर आओ और हमारे ऑडियो सिस्टम से आउटपुट करो। और हम देखते हैं कि जैसे ही उन लोग को ये गाना सुनाई देता है तो उन लोगों के भी कान फटना शुरू हो जाते हैं। तो ज़ूरस फ़ौरन बोलते हैं कि सिस्टम म्यूट। तो ज़ूरस पूछते हैं कि आखिरकार ये था क्या। और वहीं पे एजेक बोलता है कि सर्सी ये एजेक है, क्या तुम सुन सकती हो। तो बोलता है कि हाँ क्या हुआ, मक्कारी कहाँ है, वो अभी तक आया क्यों नहीं। तो वहीं पे एजेक बोलता है कि चारकोल आइलैंड, मैंने वहाँ पे मक्कारी को देखा है, वहाँ पे तुम फ़ौरन आ जाओ। और सर्सी ये सुनते ही ये वहाँ से फ़ौरन टेलीपोर्ट होकर चले जाती है। और जैसी वहाँ वो पहुँचती है वो देखती है कि मक्कारी की जो है अब लाश भी नहीं बची, मतलब सिर्फ धुआं ही धुआं बचा है, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और यहाँ पे भी हम देख रहे होते हैं जर्मनी के अंदर कि हर कोई जो है उस मोटर कंपनी के अंदर बेहोश हो गया होता है लेकिन फेस्टोस नहीं हुआ होता है। और वहीं पे कारिस आता है और बोलता है कि थीना रिस्पॉन्ड करो, हमारे पास यहाँ एक सिचुएशन आ गई है, तुम हो कहाँ आखिरकार थीना। लेकिन थीना बोलती है कि अब मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ, क्योंकि वो इस वक्त अफसोस में होती है तो किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं ले रही होती है। तो फेस्टोस बोलता है कि आखिरकार तुमने ये सब क्या करा है, ये सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है ना। तो कारिस बोलता है कि थीना मेरी बात सुनो, यहाँ पे हर कोई गिर गया है, ऐसा लग रहा है कि वो जिंदा भी हैं और मुर्दा भी, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, लेकिन तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ पे आना होगा। और फेस्टोस और मैं एक दूसरे के सामने खड़े हैं, मुझे बताओ अब मैं क्या करूँ। थीना रिस्पॉन्ड करो। लेकिन थीना कुछ बोल नहीं रही होती। तो वहीं पे फेस्टोस गुस्से में कारिस की तरफ आता है और बोलता है कि ये सब तुम्हारे काम है ना, वो तुम और तुम्हारी वो औरत, तुम लोग मेरे घर में जब से आए हो तब से ऐसा कुछ ना कुछ खतरनाक चीज़ें हो रही हैं, कुछ फैंटेसीज जो मेरे दिमाग में घूम रही है, मेरी पास्ट लाइफ, ये सारी चीज़ें तुम लोग ने मुझे तंग करके रख दिया है। लेकिन कारिस को गुस्सा आता है और बोलता है कि बस अब बहुत हो गया, अपना मुंह बंद कर लो। और वो ज़ोर से फेस्टोस को धक्का देता है और जैसे ही उसको धक्का देता है तो अचानक उसकी पावर्स जाग जाती हैं, मतलब उसको याद आ जाता है कि वो कौन है। और वो बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मुझे हाथ लगाया। और वो इस तरह बड़बड़ाना शुरू कर देता है। लेकिन वहीं पे कारिस बोलता है कि बस अब बहुत हो गया, अब तुम्हें याद आया कि तुम कौन हो। तो वो बोलता है कि मैं फेस्टोस हूँ। इस तरह से हम देखते हैं कि इस एटर्नल जो है इसको जो है इसकी मेमोरीज याद आ जाती हैं। मतलब इकारिस शुरू से सही कह रहा था कि इन लोग का ये तरीका जो है थीना वाला वो बहुत स्लो है और इस तरह बहुत टाइम लग जाता है, जबकि इकारिस ने अपने एक झटके में जो है इसकी सारी मेमोरीज उसको सब कुछ याद दिला दिया है। और वहीं पर सर्सी बोलती है कि ये बताओ कि आखिरकार गिलगामेश मक्कारी के ऊपर अटैक क्यों करेगा। तो एजेक बोलता है कि ज़रूर ड्रू ने जो है इसके दिमाग में कुछ फॉल्स मेमोरीज वगैरह डाल दी होंगी ताकि वो ये सब कर सके, क्योंकि मैं उसके पीछे गया था ब्राज़ील में तो वहाँ पे उस वक्त वो वहाँ पे मौजूद नहीं था। तो सर्सी वहाँ पे रो रही होती है। तो एजेक बोलता है कि मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा शौक है और उसको इस हालत में देखना ये तो सच में बहुत ही बुरा हुआ सर्सी। तो मतलब हम देख रहे हैं कि एजेक यहाँ पे जो है सर्सी के सामने बहुत अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है। और सर्सी बोलती है कि मुझे पता है कि मैं इतनी स्टूपिड थी कि मैंने यहाँ टेलीपोर्ट होने में अपनी सारी एनर्जी वेस्ट कर दी है, अब मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस कर रही हूँ। तो अजय बोलता है क्या तुम ठीक हो। तो बोलती है कि हाँ मैं ठीक तो हूँ, लेकिन मुझे कुछ टाइम लगेगा अपने आप को दोबारा सेट होने में, क्योंकि मैंने अपनी बहुत ज़्यादा एनर्जी इस्तेमाल कर ली हैं। तो अजय बोलता है कि हाँ बिल्कुल तुम अपना टाइम आराम से लो, क्योंकि मुझे लगता है कि मक्कारी जो है एक्टिवेशन चैम्बर के अंदर दोबारा रीएक्टिवेट हो रहा होगा। और इस तरह से हम देखते हैं कि रीएक्टिवेशन चैम्बर के अंदर, मतलब हमें पता है जब इटर्नल्स मर जाते हैं तो दोबारा वो इस चैम्बर के अंदर आके दोबारा बनना शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही वो यहाँ पे बन रहा होता है तो उस वक्त गिलगामेश वहाँ पे आता है और उनका रीएक्टिवेशन चैम्बर ही तोड़ देता है। और वो बहुत बुरी तरीके से जो है वहाँ पे मक्कारी जो बन रहा होता है उसको तोड़ते हैं और वहाँ पे जितनी चीज़ें होती हैं उन सबको बर्बाद कर रहा होता है। लेकिन वहीं पे ज़ूरस आते हैं और गिलगामेश को एक बहुत ज़ोरदार पंच मारते हैं और बोलते हैं कि स्टैंड डाउन गिलगामेश, तुमने इन मशीनों को तोड़ दिया है, यही एक रास्ता था जिसके ज़रिए हम दोबारा रिजरेक्ट हो सकते थे, क्या तुम कम्प्लीटली मैड हो चुके हो।
तो वो उठते हुए बोलता है कि मैड नहीं, वो तो मैं नहीं हुआ हूँ। और वो ज़ूरस के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है और बोलता है कि मैं पागल नहीं बल्कि तुम सब पागल हो गए हो। तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई कि तुम लोग ने मुझ पर अटैक करने की कोशिश करी? तुम लोग डीमंस हो, तुम लोग जो डिविएंट्स का साथ देते हो। और वहीं से आवाज़ आती है कि गिलगामेश, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो अपने ऑप्शंस को सही तरह से चूज़ करती। आज ही मैंने अपने बेटे को खोया है तो मैं नहीं चाहती कि यहाँ पे कोई और हादसा हो। तो वहीं पे गिलगामेश बोलता है कि फिर तो बहुत अच्छी बात है सरपेंट, इस मोमेंट तुम्हें पता चल जाएगा कि तुमने इनको ज्वाइन करके कितनी बड़ी गलती करी थी। और इस तरह हम देखते हैं कि वो थीना के ऊपर अटैक करता है, लेकिन थीना उससे डॉज होते हुए उसके पैरों के ऊपर अटैक करती है। लेकिन गिलगामेश वो बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ रहा होता है इनके ऊपर। वो चाहे जितना भी मारने की कोशिश कर ले, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है, उसके ऊपर कोई स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रही थी। और वहीं पे उसको गुस्सा आता है और बोलता है कि तुम लोगों ने बहुत धूम मचा ली है, तुम लोगों ने उन डिविएंट्स कम यानी डिविएंट के साथ मिलके ये सब करने की कोशिश कैसे करी? तो थीना बोलती कि डिविएंट्स, ये तुम किस तरह की बात कर रहे हो? तो वहीं पे गिलगामेश उसका स्पेयर उठाता है और बोलता है कि अब तुम लोगों के लिए कोई मर्सी नहीं होगी। तो थीना बोलती कि फिर ऐसा ही सही। और हम देखते हैं थीना अपनी तलवार निकालती है और वो अपना स्पेयर लेके दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे होते हैं और थीना गिलगामेश के अंदर अपनी तलवार घुसा देती है। और वो जो है गिलगामेश वहाँ पे गिरने के बाद अभी भी अजीबोगरीब बातें कर रहा होता है, लेकिन थीना उसका काम तमाम कर देती है। और ज़ूरस बोलते हैं कि थीना वो सब छोड़ो, एक्टिवेटर को आगे देखो। तो थीना बोलती है कि ओ माय गॉड, अब मक्कारी का क्या होगा? और वहीं पे हम उर्ज़ोखिया के अंदर देखते हैं वहाँ पे भी एक गाना चल रहा होता है। तो लेगबा बोलता है कि ड्रू, ये आखिरकार हो क्या रहा है? हमारी पूरी सिटी जल रही है और कोई भी होश में नहीं है, ये सब हो क्या रहा है? तो ड्रू बोलता है कि मुझे लगता है कि ड्रीमिंग सेलेस्टियल ने किसी किस्म का कोई फेल सेफ मैनर जो है उसको इनिशिएट कर दिया है, और ये फेल सेफ कब तक चलेगा हमें ये नहीं पता। लेकिन अगर मेरी मानो तो ये जो गाना चल रहा है ये किसी किस्म की जो है काउंटडाउन चल रही है, ये कोई गाना नहीं है। तो वहाँ पर दूसरे इटर्नल्स पूछते हैं कि ये किस तरह की काउंटडाउन है, ये किस चीज़ के लिए? तो वो बोलता है कि लेगबा कि हमें नहीं पता इस बारे में अभी तक कि ये किस चीज़ की है। हो सकता है कि वो यहाँ पे किसी किस्म का रेनबो, यूनिकॉर्न या किसी और चीज़ को यहाँ पे बुला रहा हो, हमें कुछ भी नहीं पता अभी तक। तो दूसरे इटर्नल्स बोलते हैं कि फिर तो हमें ज़ूरस के पास जाना चाहिए और उनसे विनती करनी चाहिए कि एजे की सेलेस्टियल से बात करे और इस मैडनेस को ख़त्म करवाए। लेकिन ड्रू बोलता है कि साइलेंस, ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला। अगर तुम लोगों को ऐसा करना है तो जाके करो, लेकिन मेरी नज़रों से दूर हो जाना। मैं कभी भी उस ज़ूरस के पास नहीं जाने वाला हूँ। तो वहीं पर हम देखते हैं कि बाहर आता है लेगबा और ड्रू बोलता है कि इन फूल्स को भी ऐसा लगता है कि एजेक जो है सेलेस्टियल्स का चहीता बेटा है। तो लेगबा बोलता है कि लेकिन इसमें गलत क्या है? एजेक जो शुरू से कम्युनिकेटर रहा है। तो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, वो शायद दूसरे सेलेस्टियल के साथ बात कर सकता था, लेकिन ये ड्रीमिंग सेलेस्टियल वो सिर्फ मक्कारी को ही फेवर करता था। तो लेगबा बोलता कि तुम्हें ये सब कैसे पता? तो बोलता कि ये सब जाहिर है क्योंकि हमने अपनी आंखों से देखा था। जैसी मक्कारी की डेथ हुई उसके बाद से ये इवेंट शुरू हो गया। अगर ऐसा नहीं था तो वो ये चीज़ पहले या फिर उसके बाद भी तो कर सकता था ना, लेकिन उसके मरते ही क्यों करा? उसका मर्डर जो था वो एक रीज़न था और उसके ज़रिए ये सेलेस्टियल समझ गया था शायद अब कुछ हो नहीं सकता है, इसलिए उसने ये फेल सेफ प्रोग्राम को इनिशिएट कर दिया। तो वहीं पर ड्रू बोलता है कि ये जेलसी है, एजेक के अंदर जेलसी इतनी बढ़ गई कि उसने अपनों का ही साथ देना छोड़ दिया, और ये एक ऐसी चीज़ है जिसको मैं अपने पास दबा के रखूँगा। मैं जाके उन इंटरनल्स को नहीं बताने वाला हूँ कि एजेक ने आज क्या करा है। तो बोलता है कि क्या मतलब, तुम तब भी अपना मुँह बंद रखोगे अगर हम में से सबके सब मारे जाएँ? तो बोलता है कि नहीं, मैं तुमसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर हमें चॉइस दी जाए ऑब्लिवियन यानी कि सब कुछ ख़त्म हो जाए, और अगर ऐसी लाइफ के बीच में हमें चॉइस दी जाए जहाँ पे इटर्नल जो है गुलाम बन के रह रहे हो एक ऐसी रेस का जो कि उनसे नीचे की हो, तो मैं जो हूँ ऑब्लिवियन को गले लगाना खुशी से पसंद करूँगा। तो वहीं पे कारिस जो है फेस्टोस को यहाँ पे लेकर आता है और बोलता है कि फेस्टोस ज़रा देख के बताओ यहाँ पे क्या गड़बड़ी हुई है। तो बोलता है कि वेल मैं देख रहा हूँ, लेकिन इसके अंदर बहुत बड़े बड़े क्रैक्स हैं और इसकी पूरी की पूरी केसिंग वो बर्बाद हो चुकी है और इसके अंदर से ये ग्लोइंग स्टफ जो है वो बहुत तेज़ी से लीक हो रहा है। तो कारिस बोलता है कि हाँ ये तो मैं देख सकता हूँ। तो फेस्टोस बोलता है कि तो फिर तुम पूछ क्यों रहे हो? तो वहाँ पे दूसरे लोग बोलते हैं कि हम पूछ इसलिए रहे हैं क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि तुम इसको फिक्स कर सकते हो या नहीं। तो बोलता है कि ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है, मतलब ये एक ऐसी तरह की मशीन है जो कि मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर इटर्नल्स को वापसी क्रिएट करती है और उसके बाद उनकी पूरी कॉन्शियसनेस, उनकी मेमोरीज वापसी ला के डाल देती है। और वैसे भी सेलेस्टियल्स के पीछे एक मैनुअल छोड़ के तो गए नहीं है कि उसको ठीक किस तरह से किया जाएगा। तो एजेक बोलता है कि यहाँ पे अब ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम कर सकते हैं। मैं जो हूँ कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहा हूँ ड्रीमिंग सेलेस्टियल से, लेकिन वो कोई रिस्पॉन्ड करके ही नहीं दे रहा है। और ड्रीमिंग सेलेस्टियल ने जो है द सॉन्ग ऑफ द स्लीपर को जो है इनिशिएट कर दिया है और इसके अंदर तकरीबन 3500 वर्सेस हैं और उसके बाद जब ये सॉन्ग ख़त्म हो जाएगा तो अर्थ अपनी पुरानी स्टेट में वापसी लौट जाएगी। तो सूरज पूछते हैं कि क्या अर्थ अपनी किस में क्या लौट जाएगी? तो बोलता है कि ये एक तरह से अर्थ का रीबूट होगा, मतलब ऐसा लगेगा कि टाइम और स्पेस जो है 3.7 बिलियन ईयर्स पीछे जा चुका है, जिस वक्त इस अर्थ पे सिर्फ पत्थर ही पत्थर और चट्टानें हुआ करती थी, ना कोई लाइफ फॉर्म होगी ना ही कुछ। ये अर्थ को जो है बेसिकली ये सॉन्ग रीबूट कर देगा। ये एक किस्म का कॉस्मिक डू ओवर है। लेकिन हम वहीं पे देखते हैं कि सर्सी के दिमाग में उसको आवाज़ें सुनाई दे रही होती हैं कि उसको कोई चीज़ बोल रही है, उसको कोई चीज़ बुला रही है। और सर्सी देखते हैं हम यहाँ पे अचानक ड्रीमिंग सेलेस्टियल के सामने आ जाती है और ड्रीमिंग सेलेस्टियल बोलता है कि मैं इस सॉन्ग को अब रोक नहीं सकता हूँ। तो सर्सी बोलती है कि ये कौन सी जगह है? तो बोलता है कि इस जगह का नाम लुकाना है।
तो सरसी पूछती है क्या ये आफ्टर लाइफ है? तो वो सेलेस्टियल बोलता है कि यहाँ पे कोई आफ्टर या बिफोर लाइफ नहीं होती है, यहाँ पे सिर्फ एनर्जी होती है जो कि वेरियस स्टेट्स के अंदर एग्जिस्ट करती है। तो सरसी बोलती है कि अगर तुम सॉन्ग को रोकना नहीं चाहते या रोक नहीं सकते हो तो तुमने फिर मुझे यहाँ पे बुलाया ही क्यों? तो वो बोलता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पे नहीं बुलाया, बल्कि ये तुम्हारी दिल की चाहत और विल जो है उसके ज़रिए ही तुम्हारी इनहेंस पावर ने तुम्हें यहाँ तक लेकर आई हैं। तो वो बोलती है कि हाँ, क्योंकि मैं मक्कारी को प्रोटेक्ट करना चाह रही थी। तो वो बोलता है कि हाँ, और दूसरा मकसद तुम्हारा ये था कि तुम इस सॉन्ग को रोक सको। तो सरसी बोलती कि मैं आखिरकार कैसे रोक सकती हूँ? तो वो बोलता है कि हाँ, मक्कारी को वापसी जिंदा करना, एक्टिवेट करना तुम लोगों के लिए अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि तभी जाके मैं उसके साथ कंटिन्यू कर पाऊँगा और इस प्लेनेट की जो इन्फॉर्मेशन है वो अपलोड कर पाऊँगा। वही जो था मेरा कनेक्शन था इस दुनिया के साथ, और अगर तुम चाहती हो कि ये सॉन्ग बंद हो जाए तो तुम्हें जो है उसको दोबारा ज़िंदा करना ही पड़ेगा। तो सरसी बोलती है लेकिन रीएक्टिवेशन चैम्बर डिस्ट्रॉय हो चुका है तो हम उसको वापसी कैसे लाएंगे? लेकिन वो वहाँ पे यही बात कर, अगर मक्कारी वापसी आएगा, उसको एक्टिवेट होगा तभी ये सॉन्ग रुकेगा। तो सरसी बोलती है कि आखिरकार तुम्हारा मकसद क्या है? तो सेलेस्टियल फिर यही बोलता है कि मक्कारी को जिंदा होना पड़ेगा अगर इस सॉन्ग को रोकना है। लेकिन सरसी को गुस्सा आता है और वो रोने लग जाती है और बोलती है क्या तुम ये कहना बंद करोगे? लेकिन सरसी की आंखें खुलती है और अचानक बोलती है क्या, एक मिनट, क्या ये तुम दोबारा बोलोगे? और वो बोलता है कि हाँ, मक्कारी को एक्टिवेट होना ही पड़ेगा अगर इस सॉन्ग को बंद करना है। तो सरसी बोलती है कि मैं समझ चुकी हूँ। तो सरसी बोलती है कि मैं शुरू से जानती थी कि अगर मक्कारी डिस्ट्रॉय हो गया और अगर रीएक्टिवेशन चैम्बर भी उसके साथ डिस्ट्रॉय हो गया तो मुझे उसका फंक्शन सर्व करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी प्राइमरी पावर जो है वो ट्रांसम्यूटेशन की है। मुझे खुद जो है मॉलिक्यूल जो है मक्कारी के अंदर रेप्लिकेट होना पड़ेगा, मतलब हर एक सेल, हर एक स्ट्रैंड, हर एक जेनेटिक मटेरियल, मुझे हर एक चीज़ को जो है कॉपी करना होगा जिस तरह से ये रीएक्टिवेशन चैम्बर करता है। एवरी वेसल, एवरी ब्लड फ्लो, मुझे हर चीज़ जो है बिल्कुल उसकी तरह करनी पड़ेगी। मैं जानती हूँ कि ये मुश्किल है, लेकिन ड्रीमिंग सेलेस्टियल ने मेरी पावर्स को पहले से बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर दिया है। उसने मेरी और मक्कारी दोनों की पावर्स को इन्हेंस कर दिया है। अब मुझे जो है उसके एसेंस को खींच के लाना है जो कि लुकाना के अंदर कहीं भटक रहा है। मुझे उस तक पहुंचना होगा और एसेंस को खींच के वापसी अपनी तरफ लाना होगा, और चाहे इसके अंदर मेरा अपना ही एसेंस क्यों ना चले जाए, लेकिन मुझे ये करना ही होगा क्योंकि मुझे उसको यहाँ लुकाना से खींच के वापसी लाना होगा। और इस तरह हम देखते हैं कि अचानक जो है वो सॉन्ग बंद हो जाता है और सब देखते हैं तो वहाँ पर सरसी की जगह बेसिकली मक्कारी आ गया होता है। मतलब यहाँ पे हुआ, मैं आपको बताऊँ आसान लफ्ज़ों में, ये है कि सरसी जो है वो एक ऐसी जगह में चली गई है जहाँ पे इटर्नल्स मरने के बाद जाते हैं। जैसे एस गार्डियंस बनने के बाद वेलहेला वगैरह जाते हैं, तो इस तरह से यहाँ पे भी एक जगह है जहाँ पे इटर्नल्स मरने के बाद जाते हैं, उनका एसेंस वहाँ पे रहता है। तो सरसी बेसिकली वहाँ पे चली गई है और उसने मक्कारी का एसेंस खींच के वापसी इस दुनिया के अंदर ले आई है, क्योंकि उसको पता है कि मक्कारी की जान बचाना इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो मक्कारी पहला सवाल यही करता है कि सरसी कहाँ है, और वहीं पर ड्रीमिंग सेलेस्टियल बोलता है कि अब आराम से रेस्ट करो सरसी, तुमने जो है अपना काम बहुत अच्छे तरीके से निभाया है। और इस तरह हम देखते हैं कि दोबारा दुनिया के अंदर सब कुछ नॉर्मल हो गया होता है। स्पाइडरमैन वहाँ पे होश में आता है और बोलता है कि जीज देखना, इसके लिए भी डेली ब्यूगल वाले मुझे ही इल्ज़ाम लगाएंगे। और वहीं पे हम देखते हैं कि थीना अपने बच्चे को गोद में लेकर रो रही होती है मुस्तकिल, लेकिन अचानक उसके बच्चे की आँख खुलती है और वो बोलता है कि मामा, और ये देख के बिल्कुल थीना हैरत में रह जाती है और वो बोलता है कि आप रो क्यों रही हैं? तो वहीं पर वॉचर ये सब देख रहा होता है और बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग है, ये क्रिएचर्स ऐसी पावर्स को वील्ड करते हैं जिसको शायद मैं भी ना समझ पाऊँ कभी, और शायद इसी वजह से मैं जो हूँ इनके अफेयर्स के अंदर इंटरफियर ना करूँ। तो वहीं पे वॉचर बोलता है कि परहैप्स मुझे लगता है कि अब तुम डिफेक्टिव हो, क्या मैं फुलक्रम को अलर्ट कर दूँ? तो ड्रीमिंग सेलेस्टियल बोलता है कि वो लड़का जो है उन बाकियों के साथ उड़ गया जब ये सॉन्ग बंद हुआ। वॉचर बोलता है कि हाँ, जबकि वो लड़का सो नहीं रहा था, वो लड़का मर चुका था। लेकिन ड्रीमिंग सेलेस्टियल यही बोल रहा होता है कि वो लड़का उन बाकियों के साथ उड़ गया जैसे ये सॉन्ग बंद हुआ। तो यहाँ पे अगर हम गौर करें तो बात यह है कि वो जॉय जो था वो सच में मर चुका था, लेकिन ड्रीमिंग सेलेस्टियल के दिल में क्या आया कि उसने जो है उसको एक नई ज़िंदगी दे दी, और ये बात जो है दूसरों के सामने मान नहीं रहा, और इसलिए वॉचर भी मुस्कुराते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। टू बी कंटिन्यूड।